ओके सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, है ना? यस सर। सो ये इवनिंग सर। है, यस, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो आई होप आपको आवाज तो आ ही रही है, तो स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा। सो मेरे प्यारे यस बच्चों, सर। यहाँ पे देख लो यार, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखो ये है सिंपली हम लोगों ने जो भी अमाइनो एसिड्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, है ना? दैट वाज ये है। देखो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, let's move ahead. So there are a lot of things: polar, non-polar, acidic, basic and aromatic. ये सब बटे बड़ा हम लोगों ने बात की थी लास्ट क्लास में। मैंने ज्विटर आयन के बारे में भी आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, यस आई सर। थिंक, है ना? सो यस ये देखो, सर। ज्विटर आयन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो डेफिनेटली ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो दोनों तरफ आपको बेटा चार्जेस नजर आएंगे। रिकॉर्ड ऑन चुका है, ठीक है ठीक है। So is a neutral molecule with a positive and negative electrical charge. You can understand this, है ना? क्योंकि आपका सबका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली बेटा आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो। अब मैंने ये पॉइंट आपको शेयर किया था, मतलब पूछा था लास्ट क्लास में कि द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज ड्यू टू द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ द NH2 एंड COOH ग्रुप्स। देखो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कोई भी अमीनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो ये भी होता है कि उसके तीनों ही चीजें फंक्शनल ग्रुप में आ सकती है। उसका R ग्रुप भी फंक्शनल हो सकता है, जो NH2 है, अमोनिया वाला जो एरिया है वो भी बेटा, और COH वाला भी ग्रुप जो है वो, कि जहां पे आयोनाइजेबल नेचर आपको देखने को मिलेगा वहां पे बेटा आपको उसका नेचर जो है, मतलब अमीनो एसिड के नेचर को डिसाइड किया जा सकता है। हमने बिल्कुल सिंपल रखा है चैप्टर को, हम लोग बिल्कुल NCERT लेवल पे बायोलॉजी के मोड में इसको पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के मोड में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका हमेशा दिमाग में रखना। तो ज्यादा करके हम लोग एकदम रिएक्शन वाली चीज पे नहीं आते। एन अमीनो एसिड कैन हैव सेवरल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सिस्टम। अब ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर किया था या थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, तो आपके सामने बेटा एक सिंपल सा पॉइंट है, एट लो पीएच। अभी एट लो पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन। At low pH or acid condition, the amino group is protonated by the addition of a proton from the acid. तो मैंने ये आपको बताया था कि अगर आप किसी भी अमाइनो एसिड को उसके न्यूट्रल कंडीशन से अगर आप उसको एसिड कंडीशन में डालोगे, तो डेफिनेटली बेटा उसका जो NH2 है, ठीक है, वो प्रोटोनेट हो जाएगा, एंड द एडिशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड यू विल सी। At the high pH or the basic condition, the carboxylic acid is deprotonated by the removal of the proton. Now ये बहुत नॉर्मल सा बेटा कंसेप्ट है जो हम लोग समझ सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं। नाउ ये है वो पॉइंट, ठीक है? अब अगर इस डायग्राम को अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है लो पीएच, हाई पीएच, दोनों कंडीशंस आपको दिखाई जा रही है। एट द ज्विटर आयन कंडीशन, ठीक है, ज्विटर आयन कंडीशन में उसके ऊपर दोनों ही ज्विटर आयन, हम लोग यहाँ सिंपली बायोलॉजिकली समझे तो ये न्यूट्रल है, प्लस नेगेटिव दोनों ही चार्जेस जिसके ऊपर है। अगर आप इसको हाई पीएच में, मतलब अगर बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप इसको ऐड करते हो, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे इसका H प्लस जो है वो चला जाएगा COOH से, एंड इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो और वी कैन से लाइक दैट कि हो सकता है कि इसका जो NH3 प्लस जो लिखा था उसका प्रोटॉन चला गया, और इसीलिए वो जो है NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। सो सिंपली यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल बात करते हैं कि अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन में किसी भी अमीनो एसिड को कंसिडर करता हूँ तो वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला होगा, वो एनोनिक बन जाएगा, इट विल बिकम एनायन। एंड सेम वे अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में उसे पुट अप करता हूँ तो इट विल लूज इट्स नेगेटिव चार्ज एंड इट विल ओनली बिकम्स अ कैटायन, ठीक है? सो जो इंटरमीडिएट सिचुएशन हमको देखने को मिलती है वो ज्विटर आयन कंडीशन है। नाउ देखो, अगर हम सेल के बारे में बात करते हैं, विल टू टॉक अबाउट द सेल, ठीक है? मैं आपसे एक सिंपल पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। देखो एक बात, हम लोग अगर आप लोग जानते होंगे, अगर आपने 10th तक आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा,
Many of you have studied about the digestive system, you know. पता है डिफरेंस क्या है? अगर स्टमक में जो एंजाइम्स काम करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स काम करते हैं, बायोकेमिस्ट्री है बेटा ये, ठीक है। तो आपको ये सुनना होगा शायद कि स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक मीडियम होता है, और इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है। तो देखो दोनों में ही डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स है, और एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं प्यारे बच्चों, एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। उनका केमिकल नेचर एंजाइम्स का प्रोटीन है, जो डाइजेशन करने में, जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। तो आप में से कितने बच्चे समझ सकते हैं? देखो आपके स्टमक में कितनी है रे बेटा, पीएच कितना हो सकता है, किसी को आइडिया है? स्टमक में हमारे उसमें तो 7 के होता नीचे है, 7 के नीचे, बट कितना नीचे, मतलब कितना पीएच हो सकता है? 5। इट इज लेस देन 2। आप इमेजिन करो, है ना, इट्स लेस देन 2 pH, और उस कंडीशन में, उतने एसिडिक कंडीशन में एंजाइम्स काम कर रहे हैं, ठीक है। 1.5 ठीक है, ये बहुत ही जनरलाइज्ड नंबर हो गया, हम लोग इसको लेस देन 2 कहते हैं। थोड़ा सा एसिडिटी बढ़ जाती है, कम होती है, एंड इंडिविजुअल्स के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। एकदम बाय प्रिसाइज हम लोग बात नहीं करते ज्यादा करके बायोलॉजी में। तो मुद्दा ये आता है बेटा, इट इज लेस देन 2, and when it is less than 2 but it is more than 1.5, that is also should be considered. तो यहाँ हम लोग को ये बहुत ही सिंपली नोट करना है कि देखो, जब भी हम लोग प्रोटीन्स के एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो इतने एसिडिक मीडियम में बेटा काम कर पा रहे हैं, और वो तो चाहते हैं कि इतना एसिडिक मीडियम हो, नहीं तो काम ही नहीं करेंगे। या तो दूसरा है, अगर आप इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स देखोगे ना, पेप्सिन वगैरह, जो अलग एंजाइम्स है, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम आपने सुने होंगे, लाइपेज ऐसा नाम सुना होगा, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले। अगर नहीं भी सुने होंगे तो कुछ दिनों में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे इसी में, बायोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि एंजाइम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे। बट देखो, अगर वो प्रोटीन्स है, कुछ बेसिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी उन प्रोटीन्स में आई कहाँ से है, ये आपको समझ में आएगा अभी। ये उसका बेसिक है, यहाँ पे है ये बेसिक, है ना। आप यही क्वेश्चन पूछे, सर व्हाई दे आर सम आर एक्टिंग इन, यहाँ पे बेटा उसका बेसिक नेचर आपको देखें, बिकॉज ऑल दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स, and these amino acids, some of them are acidic, some of them are basic, and their functional identity of these proteins depends upon the amino acids present in them. Yes, yes or no? ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब ये एकदम कोई बेसिक पे जाके पूछेगा व्हाई, है ना, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। Right now, hence, in solution of different pH, the structure of amino acid changes. मतलब अगर बेटा आपको समझना है कि जैसे बेटा हम pH बदल देते हैं, तो डेफिनेटली बेटा अमीनो एसिड जो होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर बदल सकता है। स्ट्रक्चर कहा है, अभी चार्ज के बारे में नहीं बात कर रहे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। अभी डेफिनेटली स्ट्रक्चर का मतलब उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा है नाउ पॉजिटिव आयन, ठीक है, ओवरऑल चार्जेस +1 नो लॉन्गर अ ज्विटर आयन, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल सिंपली, ठीक है। H+ मिल गया एक्वस से, अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो, सो एट लो पीएच और एसिडिक कंडीशन ये आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन, इट्स सिंपल, ठीक है। एक प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है जो कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है इन एसिडिक सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस इन द बेसिक सॉल्यूशन? बेसिक सॉल्यूशन बेटा नाउ नेगेटिव आयन ओवरऑल चार्ज, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है -1। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक OH नेगेटिव जो है, मतलब डेफिनेटली बेसिक कंपोनेंट से आया है, वो यहाँ पे ऑब्वियसली NH2 का जो एक H है, प्रोटॉन है, उसको लेके भाग गया, वाटर बना दिया उसने, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पे वो डेफिनेटली अपना पॉजिटिव चार्ज लूज करता है। तो अमाइनो एसिड्स कैन बी अ ज्विटर आयन, कैन बी नेगेटिवली चार्ज और कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। ये डिपेंड किस चीज पे करेगा बताओ? pH। बिल्कुल pH, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है।
बिल्कुल बढ़िया बात है, एकदम सही बात है। लो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप्स, फॉस्फेट ग्रुप एंड सल्फेट ग्रुप। तो यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है इसमें। सो द डेफिनेटली द आंसर इज सेकंड। पक्का है ना, आसान क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क वाले, कोई ज्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन होते ही नहीं है। बट ये इतना बेसिक भी आपको पता है तो बढ़िया है, यू विल हैंडल इट, है ना, आराम से हैंडल करोगे। ओके, अब प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा शायद, ले, अमीनो एसिड्स व्हिच ऑकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 19 टाइप्स, 18 टाइप्स, 10 टाइप्स, 21 टाइप्स। तो ये देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा 20 टाइप होते हैं, 20 है ना, 20 होते हैं। बट मैंने एक और बताया था सेलेनोसिस्टीन, ठीक है, उसको मिला करके हो जाता है डेफिनेटली बेटा 21 टाइप्स हो जाता है। अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटा, क्या मैं प्रोटीन्स को हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक बोल सकता हूँ? अमीनो एसिड्स को बोल सकता हूँ क्या हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक? if I will tell Yes, if I sir. will if I will say them polar and non-polar, can I say them hydrophilic and hydrophobic? Yes, yes, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, Yes, है ना। sir. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। अभी इसको बेटा हम लोग इन चीजों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो ये जितने भी अमीनो एसिड्स है ना, इनको हम प्रोटीनियाशियस अमीनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीनियाशियस अमीनो एसिड, बिकॉज दे आर एक्चुअली हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, क्या आप इसमें से एरोमेटिक अमीनो एसिड को पहचान सकते हो? एरोमेटिक, इफ यू रिमेम्बर, क्या आप इसमें से कोई भी एक भी बच्चा, एनीवन? एग्जैक्टली, एंड द आंसर इज फेनिल एलानिन। फेनिल एलानिन। और फेनिल आपको डेफिनेटली बेटा पता होना चाहिए। देखो एलानिन इज अ वेरी सिंपल, है ना, अमीनो एसिड 3 कार्बन कंपाउंड वाला एलानिन। मैंने आपको इवन एलानिन का स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है। सो फेनिल ग्रुप अटैच हुआ है, दैट्स अ फेनिल एलानिन इज एन एरोमेटिक वन। पक्का? सो यहाँ पे बेटा डेफिनेटली आंसर हमारा फेनिल एलानिन है। नाउ बेटा डेफिनेटली अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा मैं प्यारे बच्चों आपको पेन एंड पेपर मेथड पे थोड़ी सी चीजें यहाँ पे लिख के देता हूँ, अगर आप नोट कर लो तो बढ़िया है। इफ यू नोट इट इट्स विल बी वेरी गुड। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ बेटा, प्रोटीनाशियस अमीनो एसिड जो होते हैं उनका ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी निमोनिक वगैरह नहीं देखने वाले हैं। वैसे मैं बायोलॉजिकल क्लास मतलब जो उसमें निमोनिक्स बताता हूँ कि इनको कैसे याद रखें, तो अगर आप उसको खुद ही याद रखो तो बढ़िया होगा। ठीक है, सो देखो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको मैंने डेफिनेटली कहा बेटा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, because see there is one thing we have to understand, अमीनो एसिड। तो प्यारे बच्चों न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में जैसे कि नंबर 1 पोजीशन पे आता है ग्लाइसिन। ठीक है, सो दिस इज एन अमीनो एसिड। सेकंड वन इज व्हाट, द एलानिन, ये भी न्यूट्रल है। थर्ड इज एन व्हाट, द वैलिन, अभी जो हमने ऑप्शन देखा था वैलिन इज आल्सो अ न्यूट्रल। देन द फोर्थ वन इज व्हाट, द ल्यूसिन, and the fifth one is the isoleucine। This is what the point, simple। ठीक है, तो ये है इनके एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं, इनको सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करता है जी, एंड इसको बोलते हैं बेटा ए, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कौन सा अटपटा सा लगा, है ना? विच वन इज ल्यूसिन? ठीक है, ये जो ल्यूसिन है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है ना आपको। अब ये है 5 न्यूट्रल। ठीक है, 5 न्यूट्रल है। किसी को याद है, मैंने आपको बताया था बेटा एसिडिक, है ना, एसिडिक वाला जो चीज है इसमें अगर हम लोग नोट करते हैं, देखो एसिडिक में बेटा 5 है, 5 नहीं 4 ही हम लोग लिखेंगे। वन इज व्हाट, द एस्पार्टिक एसिड, aspartic acid, and second one is what, the glutamic acid।
ग्लूटामिक एसिड, ये दो है मेन, ठीक है, एसिड एक्चुअली, जो मैंने आपको इवन स्ट्रक्चर्स भी इनको दिखाए थे आपको। एस्पार्टिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल डी and glutamic acid is represented by the Q. Now this is very है ना डिप्रेसिंग थिंग कि यार ऐसे कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो ABCD में से सारे बेटा है ना हमने बहुत सारे लेटर्स को यूज कर लिया है और ए पर्टिकुलर वन। अब ये स्टैंडर्ड है ना, जो एंजाइमेटिक कमीशन है उन्होंने ये बनाया हुआ है, सो वी हैव टू फॉलो देम। अब यहाँ पे आता है बेटा एस्पार्टिक एसिड का एक अमाइड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आई विल राइट डाउन हियर, okay, I will write down here aspargine. This is what the aspargine. एस्पेरजिन क्या है, इसमें दो NH3 ग्रुप आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ये एस्पार्टिक एसिड का ही बेटा है ना कन्वर्टेड फॉर्म है। और डेफिनेटली बेटा दूसरा जो होगा इसका ग्लूटामाइन, दैट्स इट, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये है बेटा एसिडिक, इनको एसिडिक बोलते हैं। बट आप वो एकदम लेटर्स याद करने, नहीं नहीं नहीं, नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग लेटर्स, ठीक है, नो नीड। आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या है बेटा, कौन कौन से एसिडिक हो सकते हैं ना, एक जस्ट आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। मेरा यही मानना है कि मैं आपको 20 अमाइनो एसिड लिख के दे रहा हूँ, सिंपल। अब वो एक्चुअली कहाँ पे आते हैं ये भी मैं लिख रहा हूँ, इतना ही है बस, ठीक है। अभी बेसिक अमीनो एसिड को आप लोग देखोगे तो एक आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं आर्जिनिन, और दूसरा आएगा जिसको हम लोग कहते हैं लाइसिन। क्यू है बेटा, क्यू, क्विन, ठीक है, जो आर्जिनिन है, एंड देन देयर इज अनदर अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन। अब ये जो लाइसिन वाला जो है बेटा, आर्जिनिन को हम लोग आर्जिनिन, आर से शुरू होता है, और लाइसिन जो होता है इसका है बेटा के, ये है ना। देखो ये वाला जो है ना एकदम श्योरली हम लोग थोड़ा सा ये बात को याद रखना, ये अलग ही है एकदम, इनको एसिडिक भी कहना सही नहीं है और ना ही बेसिक कहना सही है, ठीक है। अब ये थोड़ा ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगा, बट लेट्स बी देयर ओनली, ठीक है। तो ये है बेटा दो जो मेनली मैं बोल रहा हूँ बेसिक है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, एक और था जिसको हिस्टेडीन भी है जो कि बेसिक होता है, बट उसको मैं किसी दूसरे इसमें भी रखना चाहूंगा, ठीक है। अभी देखो सल्फर कंटेनिंग अगर आपको कोई पूछे, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग मतलब ऐसे अमीनो एसिड के नाम बताओ जिसमें सल्फर होता है, अगर ऐसा कोई बोले तो आपको लिखना है बेटा सिस्टेन, ठीक है, INE, सिस्टेन, और इसका शॉर्ट है बेटा C, एंड देन सेकंड वन इज व्हाट द मिथ्योनिन। मिथ्योनिन ऑब्वियसली बेटा M है, तो ये आसान है। देन आते हैं बेटा अल्कोहलिक। अच्छा कौन से हैं जो अल्कोहलिक है, राइट नाउ अल्कोहलिक, जिनमें अल्कोहल ग्रुप पाया जाएगा, उसमें है बेटा सबसे पहले तो दैट इज द फर्स्ट वन इज व्हाट द सेरिन, सेरिन इज व्हाट द अल्कोहलिक, एंड देन सेकंड वन इज व्हाट द थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन। सेरिन के लिए आप डेफिनेटली बेटा S यूज करोगे, थ्रियोनिन के लिए T यूज करोगे। तो वैसे भी बहुत सारे याद करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना लेटर्स इनिशियल लेटर से मैच हो जाता है, ठीक है। जिसमें मैच नहीं होता है वही कंसर्न वाली चीज है। देन अब बेटा आता है यहाँ पे एरोमेटिक। नाउ व्हाट आर द एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन कौन से हैं? सर सेरीन के नीचे क्या लिखा आपने? थ्रियोनिन, THREONIN, ठीक है सर हाँ बोलो। सर वो एस कंटेनिंग का मतलब एस कोई अलग टाइप का? हाँ सल्फर, सल्फर मैंने बताया अभी, सल्फर। एस का मतलब है सल्फर, सल्फर कंटेनिंग, ठीक है। ओके सर। सो फेनिलएलैनिन, दिस इज नाउ, अभी हमने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया फेनिलएलैनिन। अब इसका F से शुरू हो रहा है, ठीक है। सेकंड वन इज व्हाट द टायरोसिन, टायरोसिन है ना। अब ये TYROSINE है, इसको हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, TY। एंड देन द थर्ड वन इज व्हाट द ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन इज रिप्रेजेंटेड बाय W। अब या तो
मतलब यहाँ से मान भी लेते हैं TY है, यहाँ पे WQ है, ट्रिप्टोफैन में क्या WQ है, ठीक है। So that is what the important thing. Now you know there is another one. We'll say this one, heterocyclic. लास्ट क्लास में याद है मैंने एक हेटेरोसाइक्लिक का आपको पूछा था, है ना, उसको दिखाया था स्ट्रक्चर। देखो हेटेरोसाइक्लिक जो होता है, हिस्टिडीन इज हेटेरोसाइक्लिक, है ना, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड वन इज व्हाट, द प्रोलीन, है ना, प्रोलीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द P। तो अगर आप देखोगे तो ये है बेटा सारे अमीनो एसिड जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑल दीज आर व्हाट द, मतलब सिंगुलरली हम लोगों ने एक एक के बारे में लिखा। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? हाँ अभी देखेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है, जस्ट वेट। देखो अभी हेटेरोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है यार, एरोमेटिक का क्या मतलब है बताओ। एरोमेटिक कब बोलोगे आप लोग, जब 6 रिंग्स वाला कार्बन वाला कंपाउंड आएगा तभी एरोमेटिक बोलोगे ना, यस और नो, है ना। अब देखो अगर उसमें 3 ही कार्बन का रिंग बन गया, बराबर है, या तो जैसे मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में कि जो NH2 होता है उसको भी बेटा उसने घेरे में ले लिया और रिंग बना दिया। आपको पता है मैंने बताया था एक, क्या बताया था कि हाँ अमीनो एसिड नहीं, इसको इमिनो एसिड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो साइकिल तो बनाते हैं बट बेटा वो 6 कार्बन वाला जो चक्कर है ना, वो इनमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सो ये है बेटा एकदम से नॉर्मल पॉइंट, बिल्कुल ही सादा पॉइंट है, ये है हेटेरोसाइक्लिक। तो ये है 20 अमाइनो एसिड। अब इसको आप अलग अलग ढंग से, मतलब आप देखो कौन से एसिडिक है कौन से बेसिक है, ये भी आप अलग ढंग से बोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज बना के दिखा देता हूँ, है ना, देखो मान लेते हम लोग लिख लेते बेटा अमीनो एसिड ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक इस तरह से बाइफर्केशन, ठीक है। अब मैं इसको 2 डिफरेंट टाइप्स में देखने की कोशिश करता हूँ। पहला है कि ऐसे अमीनो एसिड जिनका साइड चेन, है ना, चार्ज एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच अबाउट 6, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बड़ा ध्यान से याद रखना, मतलब बाकी सारी चीजें आपको बहुत जगह मिल जाएगी। ये चीज जो है साइड चेन चार्ज एट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा पता है आपके दिमाग में, सर ये फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होता है ना, आना चाहिए ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, मतलब मैंने भी जब पढ़ा था तो यार व्हाट इज यार, ये क्या होता है यार, ये फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होता है, ठीक है, विल कम टू दैट। पहले तो बेटा ये, है ना, मैं बना दूं ना। देखो यहाँ पे साइड चेन में अगर सपोज बेटा चार्ज तभी होगा एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच अबाउट 6, मतलब आप समझ लो। बट यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल से, ओके देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा है बेटा, दूसरे ऐसे होते हैं साइड चेन is uncharged, ठीक है, at the pH that is a physiological pH, है ना 6। तो इस pH के ऊपर ये अनचार्ज होंगे। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल है ना जिन जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे, है ना, जो चार्ज्ड होते हैं, मतलब चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इनको हम लोग बोलते हैं ऑल हाइड्रोफिलिक। ये जितने भी है सारे बेटा हाइड्रोफिलिक है, ऑल हाइड्रोफिलिक, सारे बेटा हाइड्रोफिलिक है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका, हाइड्रोफिलिक तो समझते हो ना, है ना, जो वाटर सोल्यूबल है, ऐसे अमीनो एसिड जो कि वाटर सोल्यूबल है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं, हाँ यस सर ये वाटर सोल्यूबल है और ये चार्ज होते हैं, पोलर होते हैं एट द फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर बाइफरकेट करेंगे ना, इसको अगर बाइफरकेट करेंगे तो आपको और 2 चीजें मिलेंगी। जो भी, है ना, चार्ज होते हैं एट द पीएच अबाउट 6.0, ठीक है, तो उसमें या तो वो बेसिक होंगे या तो बेटा वो एसिडिक होंगे। यस, आइदर दे आर बेसिक और दे आर एसिडिक। नाउ जैसे बेटा देखो यहाँ पे बेसिक जो मैंने बताया था 3 है, एक है लाइसिन, एक है बेटा आर्जिनिन और एक है बेटा हिस्टिडिन।
तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन, ये तीनों जो है, तीन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, ठीक है, ये तीनों ही बेसिक होते हैं पक्का एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। नाउ दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, आप हमेशा इसको बेसिक बोलोगे, यस, क्या आप इसको हमेशा बेसिक बोलोगे? क्या लाइसिन इज ऑलवेज बेसिक? बेटा बताओ ना, क्या लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन क्या हमेशा बेसिक नेचर शो करेगा हर पीएच पे? यस, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो उसको हम बेसिक कब क्यों बोल रहे हैं? उसको बेसिक तभी बोल रहे हैं जब हम सिर्फ फिजियोलॉजिकल पीएच पे देखते हैं, ठीक है। जब आप साइटोप्लाज्म में जो फंक्शनैलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ फिजियोलॉजी। जब हम लोग मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब बेटा हम हमेशा फंक्शनल एस्पेक्ट देखते हैं, स्ट्रक्चरल नहीं, ठीक है। मतलब जहां पे मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली एक्टिविटी कर सकता है ना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है बेटा वो प्रॉपरली हो सकती है, उस पीएच को मैं फिजियोलॉजिकल पीएच ऐसा टर्म देता हूं। और उसी पीएच पे बेटा ये बेसिक होते हैं, यस और नो? Can you repeat? है ना? क्या बेटा ये हमेशा, मतलब हमेशा बेसिक होंगे हर पीएच पे? इसका आपको आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे देखो ह्यूमन बॉडी में हम लोग बोलते हैं कि होम्योस्टेसिस करना है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, या तो सॉल्ट्स के अमाउंट को रेगुलेट करना है, ऑस्मो रेगुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इसी को मेंटेनेंस, मेरी बॉडी में जो भी है ना, टेम्परेचर मेंटेन करना, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन, इवन मैं अपने ब्लड का पीएच जो है उसको मेंटेन करता हूँ। मेरे मेडुला ऑब्लोंगेटा में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा भी बढ़ गया तो उसको काउंटर करने के लिए बेटा रिसेप्टर से तुरंत बेटा एक्टिविटी बदल जाती है ना। मैं तो कहता हूं एसिडोसिस नाम की डिसीज होती है बेटा ह्यूमंस को। क्या होता है एसिडोसिस? एसिडोसिस का मतलब ही होता है इंक्रीज इन दी एसिडिटी ऑफ द ब्लड, जो कि होना नहीं चाहिए यार, नियर अबाउट न्यूट्रल के पास में होना चाहिए। अगर बेटा ऐसा होता है तो बेटा मैं ये कहूंगा, है ना, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, एसिड बेस का बैलेंस जो सेल में मेंटेन रहेगा, ठीक है, वो मेंटेन रहता है बेटा एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द फिजियोलॉजिकल पीएच। इज इट क्लियर? ठीक है। कोई भी सेल हो दुनिया भर में, कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने बॉडी को जिस पीएच में स्टैटिक रख सकता है, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, केमिकली, मेटाबॉलिकली एक्टिव रह सकता है, जिस पीएच पे प्रोटोप्लाज्म प्रॉपर काम करता है, उसी को मैं फिजियोलॉजिकल पीएच बोलता हूँ, ठीक है। और वो हमने कंसिडर किया है स्लाइटली एसिडिक है। वो पीएच कैसा है बेटा? स्लाइटली एसिडिक है। इट्स अ 6 नॉट 7। इफ यू सी अबाउट 6, ये ऐसा लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है? यस है ना? बहुत बढ़िया। सो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ जैसे कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ द ब्लड, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे कि ब्लड जो है हमेशा स्लाइटली बेसिक होता है। ब्लड कैसा है बेटा? इज अ स्लाइटली बेसिक। इसका मतलब ब्लड में जो एक्टिविटीज होती है वो नियर अबाउट 7.3 to 7.4 इस पीएच पे होती है, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा? माय स्टेटमेंट इज द फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.3 to 7.4। आर यू क्लियर? यस सर। यस सर। बिल्कुल, क्योंकि उसी पीएच पे वो सबसे बढ़िया एक्टिविटी शो करेगा। यस सर नो? अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे 7-6 फिजियोलॉजिकल पीएच है, ब्लड का अलग बता रहे हो, ये क्या चक्कर है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। फिजियोलॉजिकल पीएच भी वेरी कर रहा है, हाँ बिल्कुल वेरी करता है। मैंने जो बताया वो प्रोटीन्स के लिए फिजियोलॉजिकल पीएच है, जब प्रोटीन बन जाता है। क्योंकि एक प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड भी होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड भी होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स भी होते हैं ना।
है ना। Yes, sir. तो होता मेरे है। ब्लड के प्रोटीन कौन से पीएच पे बढ़िया काम करते हैं, 7.3 एंड 7.4। हम लोग हर एक एक अमाइनो एसिड के बारे में, उसके ज्विटर आयन कंडीशन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, बराबर है, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड्स के लिए फिजियोलॉजिकल पीएच हमने डिसाइड किया हुआ है वो है 6 है, नियर अबाउट 6। इज इट क्लियर? ठीक है। इसमें बेटा थोड़ा डिफरेंस है हर चीज के लिए बेटा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली बात होती है। एसिड बेस बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे हो जिस पीएच पे उसको। अभी देखो एसिडिक कौन कौन से है बेटा, कौन कौन से एसिडिक है? 2 ही तो है, अभी तो बताए थे मैंने, बताओ Aspartic तो यार, acid और 2 ही Aspartic बताओ। and glutamic. बिल्कुल, एस्पार्टिक एसिड glutamic एंड glutamic ग्लूटामिक एसिड। Glutamic. और वहां पे मैंने क्या बोला था कि मैं लिख तो रहा हूँ अर्जिनिन और ग्लूटामिन, बट सर जब वो मैं उनको, बेसिक और एसिड नहीं हाँ, कह जब सकते। मैं पीएच के बारे में कंसिडर करूंगा तो उनका मैं तब, ठीक है, उनको मैं तब मानूंगा नहीं, ठीक है, उनको तब मैं एग्जैक्टली एसिडिक नहीं मानूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना, बहुत बढ़िया है। चलो नाउ आते हैं बेटा, ये तो हो गए 1, है ना। आपको बस मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, एट फिजियोलॉजिकल पीएच कितने अमाइनो एसिड 20 में से, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर एसिडिक एट फिजियोलॉजिकल पीएच? 2. 3 की, है ना, और ये है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 एसिडिक। और क्या है बेटा, बेसिक कितने हैं बेटा? 3। 3. बिल्कुल हो गया। तो ये 5 यहाँ पे निपट गए, बाकी बचे हैं वो कौन है? 15 है ना। तो चलो 15 जो बाकी के हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है ना, अब ऐसे भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ नोटिस करते हैं, अब जो भी 15 बचे हुए हैं इनमें से या तो कुछ बेटा हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, या तो बेटा कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक। अब ये पांचों के पांचों हाइड्रोफिलिक है, ये बात ध्यान रखना, इधर जो है ना, बेसिक और एसिडिक, ठीक है। राइट नाउ जस्ट विल राइट डाउन हियर। अब यहाँ पे बेटा क्या क्या नाम हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आता है ग्लाइसिन, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा सेरिन, देन देयर इज अ थ्रियोनाइन, then there is asparagine, then there is a glutamine, then there is a cysteine, and the last one is what, the methionine. तो बेटा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपको, बताओ। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से? ये है सिस्टीन और मिथ्योनिन, और दोनों कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। यस, बोथ ऑफ देम आर हाइड्रोफोबिक। यस, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे क्वेश्चन पूछना था, आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है इसलिए सबसे, क्या बेटा जो हाइड्रोफोबिक है वो पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर। अच्छा, बढ़िया है, थैंक यू। ओके, यहाँ पे आते हैं बेटा हम लोग, और एक यहाँ पे लेते हैं, तो दूसरे कौन से बचे हुए देख लेते हैं। देखो, एक है एलानिन। सर एलानिन, हाँ बोलो। पोलर होते हैं कि क्या क्या क्या? हाइड्रोफोबिक हाँ हाँ, पोलर होते हैं ना। अब वही तो मैंने पूछा ना, मैंने बताया नहीं, पोलर होते हैं ना। मैंने तो इतना ही बोला। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला है ना, मैं थोड़ी देर बाद में ये बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, यू नो, ठीक है। मैंने पूछा बेटा। सर सो हाइड्रो, हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने एस्पार्टिक एसिड जो लिखा था, आपने बोला प्रॉपर एसिडिक हम नहीं लिख सकते, क्योंकि सर वो ब्लड के रिलेशन में बोला था ना कि ब्लड का भी 7 होता है। पीएच के लेवल पे बोला है। देखो यहाँ पे ब्लड से कोई संबंध नहीं है इसका, ब्लड से संबंध है प्रोटीन का। अच्छा, ठीक है, इसमें मिक्स मत करो। इसमें क्या है, मैंने ये कहा कि अगर मैं फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर, उनके ऊपर चार्ज होता है या नहीं है, ठीक है, उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो मैं उनको एज ए प्रॉपर, है ना,
एसिडिक नहीं मानूंगा। एस्पैरजिन और ग्लूटामिन बिल्कुल देखो आजू बाजू में आए हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है, पक्का। क्योंकि इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अभी से सुन लो सब लोग। एक्चुअली एस्पैरजिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एस्पेरेटिक एसिड। कैसे? एसिड का COOH है ना, वो H निकाल दो, OH निकाल दो, उसमें एक और NH2 डाल दो, ठीक है। मतलब एक ही अमीनो एसिड में दो NH2 आ जाएंगे, मोर NH2 विल बी देयर, विल सी दैट वन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो एलेनिन और उसके बाद में बेटा वैलिन, एंड देन देयर इज अ ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन आते ही बेटा आइसोल्यूसिन आ जाएगा, ठीक है, अभी आइसोमर्स है। उसके बाद आता है बेटा फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। नाउ क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर हाइड्रोफिलिक? यस सर। यस सर। है ना, बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा एक वे क्राइटेरिया। बाकी कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, इवन अगर आप इंटरनेट पे डालोगे तो है ना, आपको लिस्ट मिल जाएगी, विच वन इज पोलर, विच वन इज नॉन पोलर, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है, पक्का है ना, ठीक है। बट अब मैंने इसको थोड़ा अलग वे से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ताकि जब भी आप इसको पढ़ो, पोलर नॉन पोलर ये सब चीजों को, तो आपको ये भी एक आइडिया रहे कि यार ये जब बातें हो रही है ना, जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं, इसमें आपका जो बेसिक पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए। वो बेसिक पॉइंट क्या है? ये सारी जो भी हम लोग बातें बोल रहे हैं रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड, दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द फिजियोलॉजिकल pH। क्या बेटा, है ना। और वो कितना हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बेटा? अबाउट 6। दैट इज व्हाट द मेन थिंग है ना। ये थीम को बिल्कुल मत भूलना, बाकी तो बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ, कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यस सर। तो बहुत सारे होते हैं, नॉन प्रोटीनियाशियस अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। सो देयर मे बी नॉन प्रोटीनियाशियस अमीनो एसिड्स। तो मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे कि ये होता है बेटा बीटा एलेनिन। अब ये बीटा एलेनिन देखो, आपको ये मैं बता दूं, हम लोगों ने जो अमीनो एसिड्स पढ़े वो सारे अल्फा होते हैं, अल्फा, है ना, अल्फा मैंने बताया था ना, अल्फा कार्बन वाला पोजीशन। तो बीटा एलानिन जो है ये बेटा एक ऐसा अमीनो एसिड है जो एक्चुअली प्रेजेंट होता है इन द ह्यूमन बॉडीज आल्सो, और इसको आपने खाया भी होगा। ये पार्ट होता है बेटा, इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ द विटामिन B6, ठीक है। So it is not acting as a protein component, but it is very important for our body, and that is what the vitamin B6, पक्का, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। सो सॉरी, नॉट B6, इट शुड बी B5। पेंटोथेनिक है ना, पेंटोथेनिक एसिड इज द B5। सो विटामिन B5 का बेटा ये पार्ट होता है, बट ये है एक एलानिन। नाउ सपोज बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो है ना जिसको हम लोग बोलते हैं गामा अमीनो, इसको बड़े ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्यूटेरिक एसिड, पता है इसको शॉर्ट फॉर्म में बड़ा ही फेमस है, इसको बोलते हैं गाबा। इट्स कॉल्ड द गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा, ठीक है, पक्का ना, समझ गए। अब ये क्या है? ये होता है बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मतलब अगर कोई भी न्यूरॉन्स ओवर एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये गाबा जो होता है बेटा वो एक्चुअली साइलेंट करेगा चीजों को। इट इज यूज्ड इन डिफरेंट व्हाट वी कैन से डिसीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, श्योर। नाउ
there is another one that is called as what, the creatine. क्रिएटिन, ये देखो सारे रेफरेंस के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई ऑप्शन में आ गया तो क्रिएटिन जो है हमारे मसल्स में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएटिन फॉस्फेट मतलब जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है बेटा, क्रिएटिन फॉस्फेट। अच्छा, द फ्रेंड, योर फ्रेंड इज दैट गाबा। तो इनहिबिटरी था क्या वो, कि हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता था? ठीक है। सो देखो ये जो मसल्स है, मसल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग तो बोलते हैं एटीपी, बट एटीपी जितनी एनर्जी देता है ना, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी बेटा क्रिएटिन फॉस्फेट प्रोवाइड करता है। बट क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फेट एक थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, इसीलिए एटीपी जैसा यूज नहीं हो पाता। नहीं तो बेटा हम लोग तो एकदम सारे लोग जो है एकदम हाई फाई एनर्जी से भरे पड़े रहते थे। ठीक है। सो यू नो जो जिम वगैरह में जाते हैं उन लोग बेटा वो सब खाते हैं, है ना, वे प्रोटीन एंड ऑल, and they also take this creatine phosphate, you know, it will provide more amount of energy in muscles. So देखो ये होता है। उसके बाद बेटा ऑर्निथिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथिन एज वेल एज व्हाट, द सिट्रुलिन। ठीक है, ये जो चीजें हैं इनको बेटा आप डेफिनेटली, ऑर्निथिन साइकिल आपने कभी सुना होगा। ऑर्निथिन साइकिल हमारे लीवर में होता है और ऑर्निथिन साइकिल में बनता है बेटा यूरिया। सो डेफिनेटली बेटा ये इंटरमीडिएट से इन द यूरिया सिंथेसिस, यूरिया सिंथेसिस। तो हमारे लीवर में एक्चुअली ये बनता है, लीवर में बेटा यूरिया बनता है और किडनीज उसको फिल्टर आउट करती है। ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द ऑर्निथिन। देन आता है बेटा हिस्टेडीन। हिस्टेडीन ये बेटा आपके बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी अमीनो एसिड है हिस्टेडीन। ठीक है, ये एक वैसोडाइलेटर है। कितनों को समझ में आता है रे वैसोडाइलेटर का क्या मतलब हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज? यस सर। Yes, बोलो। sir. सर टेम्परेचर रेगुलेशन के वक्त ना 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 ना, सर वो ब्लड Blood वेसल्स को dilation of वाइड dilate करता है। करता है। एग्जैक्टली, Dilation of वैसोडाइलेटर blood. मतलब Dilation. बिल्कुल बिल्कुल, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। अभी ये कब होगा डायलेट? देखो हमारे ब्लड प्रेशर से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, तभी ये होगा। सो बेटा ये देखो, ये जो होता है वैसोडाइलेटर भी है, बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है बेटा इसमें है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। किसी भी इंसान को जब बेटा एलर्जी होती है तो उसके बॉडी में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग इनको इंजेक्शंस देते हैं, एंटी हिस्टामाइन ड्रग, व्हाट वी प्रोवाइड देम, एंटी हिस्टेड, है ना, हिस्टामाइन लिखना चाहिए मैंने यहाँ पे बेटा, हम लोग मिटा देते हैं इसको। हम लोग कहते हैं बेटा एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन ड्रग। सो इट्स हिस्टामाइन। ठीक है। सो ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कराता है। देन द सिक्स्थ वन इज व्हाट, द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। और बच्चों ये है उसके बिल्कुल उल्टा, ये है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब ये भी आप जानते हो, ब्लड वेसल ये को कॉन्स्ट्रिक्ट कर बिल्कुल देता है। यस, ठीक है। बट ये क्या कराता है, इट आल्सो कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है। तो हमारे बॉडी में बेटा जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को भी ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है। आपने शायद सुना होगा बेटा मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। आपको पता होगा कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल रिदम है, हमारे अंदर भी एक घड़ी चलती रहती है। आज अगर आप सुबह 8 बजे उठोगे, कल भी सुबह 8 बजे उठोगे, परसों भी सुबह, तो बेटा दिन ये आदत हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको 8 बजे नींद आती है, आपकी नींद खुलती है। ठीक है। तो ये आदत सी जो बन जाती है इसको हम सर्कैडियन रिदल्स या बोलते हैं। ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ जो भी हमारे अंदर स्टमक से लगे हुए जो मसल्स है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। एक और है, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, एफिनेफ्रिन। शायद आप लोगों ने इसका जरूर सुना होगा। इसका दूसरा नाम आपने जरूर सुना होगा, Adrenaline. एग्जैक्टली। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनालिन।
नाउ रिमेंबर एड्रेनालिन इज अमीनो एसिड, और ये बनता ही है बेटा, इट इज अ डिराइव्ड, ठीक है, इट्स एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। नाउ देखो टायरोसिन एक प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है, ठीक है, और डेफिनेटली बेटा यहाँ से एड्रेनालिन से ये बनेगा, और इसके काम जो है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये आप नाम सुने होंगे। तो जो भी स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें से ये एक है एड्रेनालिन, एफिनेफ्रिन। तो ये कुछ बेटा एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा था मोर देन 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, है ना। 20 तो देखो यहाँ पे बेटा एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, सिस्टम दिख रहा है? यस सर, है ना। यस सर, अभी एक्चुअली यहाँ पे 20 लिखे हुए हमने, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सेलेनोसिस्टीन, दिस इज व्हाट द वर्ड दिख रहा है आपको, ये सेलेनोसिस्टीन। अरे एक और अमीनो एसिड, हाँ 21 आप लोग बोला ना, 21 है ना, अभी तो 20 थे। सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन कुछ नहीं होता है, सिस्टीन का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, बस उसमें ये जो एलिमेंट है सेलेनियम, ये अटैच हो जाता है। यू नो द सेलेनियम, सुना है? यस सर, है ना। यस सर, हाँ तो सेलेनियम जो प्लांट्स, ये एनिमल्स में बहुत रेयरली पाया जाएगा, बट जो प्लांट्स सेलेनियम रिच सॉइल में ग्रो होते हैं, द प्लांट्स विच ग्रो इन द सेलेनियम रिच सॉइल, ठीक है, वो क्या करते हैं, सेलेनियम को अपने सेल्स में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जोड़ते कहाँ पे हैं, सिस्टीन के साथ में। सो इट फॉर्म्स अ सेलेनोसिस्टीन। क्लियर? ये प्रोटीनेशियस है ना ये? क्या बेटा? हाँ प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है, बट नॉट दैट मच, क्या बोलते हैं, मतलब इतना जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल, है ना, सारी चीजें एकदम से साफ है, आपके सामने है, ठीक है। आप हाइड्रोफोबिक है अच्छे या हाइड्रोफिलिक है? कौन बेटा? सेलेनोसिस्टीन। सिस्टीन, सिस्टीन का ही मॉडिफाइड वर्जन है ना बेटा। Okay. It's, yes. सर। हाँ तो सर जो बोलिए। 20 है तो ये तो मतलब 300 का सिर्फ एक छोटा सब पार्ट है ना, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतनी ही है, और भी रहेंगे, बट हम मतलब वो बहुत बड़े हो जाते हैं फिर। नहीं समझा नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं समझा बच्चा आपका। मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो 20 है ये तो बहुत बहुत छोटा पार्ट है, जो आप बोले से बोले ना, और 300 टाइप के छोटा, रहते हैं अमीनो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिए है, ये सारे नॉन प्रोटीनेशियस है ना मेरे प्यारे बच्चे, देखना ये सारे नॉन प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन नहीं बनाते ये अमीनो एसिड्स, अच्छा ठीक ठीक है है सर। है ना। ये है लास्ट लाइन। सो देखो प्रोटीन तो बिल्कुल बेटा, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 ही अमीनो एसिड्स है, और जब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं ये सारी चीजें फिर से इनके अमीनो एसिड्स के बारे में बात आएगी। मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अभी पहले मोनोमर्स मतलब छोटे छोटे यूनिट को पढ़ रहे हैं, अभी हमने इंपॉर्टेंस दिया अमीनो एसिड को, ओनली अमीनो एसिड को मैंने इंपॉर्टेंस दिया। यस, एवरीवन इज क्लियर? यस कोई सर। इश्यू है? बहुत बढ़िया बेटा, चलो यहाँ पे आप बेटा हम लोग स्लाइड्स एक डाउट था। पे चलते हैं। देखो और एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स, और वी कैन से द एंड है ना, हेटेरोसाइक्लिक कुछ कंपाउंड्स है, हम लोग इसको नहीं देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, क्या होता है, लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। अभी देखो लिपिड्स क्या है यार, लिपिड्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर फैटी एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। मैंने आपको ये वाला नंबर बताया था 800 डाल्टन्स, करेक्ट है? याद है? यस सर। है ना, तो इसको थोड़ा फॉलो करना है। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक्स, ये तो आपको बेटा एकदम पता ही है कि लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, दैट इज नॉट दैट मच बिग डील। अच्छा दर्श क्या बोलना चाहते हो? सर आप पीछे जाकर स्लाइड। हाँ सर, एक बार पीछे जाओ ना। सर आप वो आपने जो अमीनो एसिड वाला लिखा था उस पर एक बार जा सकते हो? क्या दिखाया था अमीनो एसिड्स का? अरे हाँ, वो आपने जो एसिडिक बेसिक वाला लिखा था वो राइटिंग, वो जो उसमें एक डाउट था आप पूछ। सर, इसमें जो मतलब ये जो बीटा और गामा और वो सब प्रीफिक्सेस है, वो क्या वो चेन में किसी कार्बन को डिनोट करता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे ना कि आप जब भी प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, दे आर ऑल अल्फा। हाँ, ओके।
समझ रहे हैं? अभी उसका ही एक वेरिएशन करके मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हाँ यार बीटा भी होते हैं जैसे गामा भी है, ठीक है, यस और नो, बीटा गामा ऐसे भी उसके फॉर्मेट में है। और डेफिनेटली बेटा ये है ना कार्बन, उसके फंक्शनल ग्रुप, इन सब से अभी मैंने क्या कहा ना, ये केमिस्ट्री में चला जाता है बहुत ज्यादा बोलने हाँ से, सर, ओके सर, है ना? हाँ सर। क्या बेटा क्या है आनंद, क्या पूछना चाहता है? आनंद का क्या क्वेश्चन है? अच्छा सर व्हाट इज, हाँ अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। डाल्टन जो होता है ये यूनिट है जो हम लोग आम तौर पे यूज करते हैं टू इंडिकेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस, है ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डाल्टन एक यूनिट है बेटा, तो इसको हम लोगों ने 800 डाल्टन, 1000 डाल्टन, ये वाला कंसेप्ट। अच्छा ये दक्ष का हो गया, क्या क्वेश्चन था ये, यही था ना? हाँ सर। ओके ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखो बेटा मैंने ये बात बताई कि अभी हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। लिपिड एक भी एक सिंपल सा कंपोनेंट है, ठीक है। देखो लिपिड्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर फैटी एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। ये देखो फैटी एसिड्स होते हैं या तो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स। देखो नेचुरल ऑयल्स, वैक्सेस, ऑयल होता है, वैक्सेस एंड स्टेरॉइड्स, ये सब बेटा लिपिड की क्वालिटी में आते हैं, ठीक है, लिपिड ये कहलाए जाते हैं। सो हम लोगों को इनके बीच में डिफरेंस करना भी आना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फैटी एसिड। A fatty acid is a carboxylic acid, right? A carboxylic acid with a long aliphatic tail, है ना, and which is either saturated or unsaturated. Now this is what we have to understand. मुझे लगता है आप सब लोग जानते हो कि देखो कार्बन के बारे में आप सबने पढ़ा है, कार्बन है वो 4 वैलेंसी, यू नो। और यहाँ पे जब भी हम बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेटा हम लोग कार्बन कार्बन के बॉन्ड में के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप समझते हो ये बहुत अच्छे से कि अगर सपोज कार्बन के बॉन्ड वैलेंस अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज दैट यू अंडरस्टैंड, दैट यू नो। अब देखो ऐसे जो एलिफेटिक टेल होती है, मतलब चैन, एलिफेटिक मतलब चैन, है ना, डिफरेंट फ्रॉम द एरोमेटिक, ठीक है। तो जब भी हम लोग एलिफेटिक चेन के बारे में बात करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड वाला पूरे, जहाँ पे इसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं क्योंकि उसका हर वैलेंसी बेटा सेटिस्फाइड है हर कार्बन का, इसीलिए इसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है, एलिफेटिक चेन होती है, इसमें एक या दो ऐसे कार्बन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, क्या कैन वी कन्वर्ट ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड? और ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। बिल्कुल सही बात, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। मतलब वी हैव टू प्रोवाइड लॉट ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली बेटा जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। कितना बेसिक क्वेश्चन है ना? यही बेटा सादी क्वेश्चन पूछते हैं। सो अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। ये भी हमें अभी नोटिस करना है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि आर ग्रुप के साथ अटैच होता है। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो यहाँ पे रेड कलर में बस कार्बोक्सिल ग्रुप दिया हुआ है। मतलब किसी भी एसिड, फैटी एसिड को हम लोग बिल्कुल, है ना, सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव अ नो डबल, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। बट हम लोग, है ना, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? RCOOH ऐसे, ठीक है, या तो कोई दूसरा होगा तो RCOOH, इस तरह से। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू नो द ओनली द डिफरेंस बिटवीन द आर ग्रुप। अभी आर ग्रुप कितने भी कार्बन का हो सकता है ये हमें समझना है। यस, आर ग्रुप कितने भी कार्बन का हो सकता है। जैसे आपको ये वाला डेफिनेटली याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज द पामिटिक एसिड, ठीक है। ये खास करके मैं बिल्कुल अलग से लिख रहा हूँ, पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड कंसिस्ट ऑफ द 16 कार्बन। कितना बेटा? हाउ मेनी? 16 कार्बन। रिमेंबर दिस, ये याद रखना, ये काम आएगा।
सो पामिटिक एसिड हैज द 16 कार्बन। तो हम लोग कुछ एग्जांपल और भी देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में है, जिनमें अलग कार्बन नंबर है, जैसे 14 है या लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो रिमेंबर दिस नेम पामिटिक एसिड। एनीवे, देखो द आर ग्रुप कुड बी अ मिथिल, CH3 और एथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स। ठीक है, 1 कार्बन टू 19 कार्बन। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कितने ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं बेटा, 19 कार्बन। कितने लोग समझ रहे हैं, 19 कार्बन। ठीक है, एक से मतलब ये तो है ना CH3 से लेकर के मिथिल ग्रुप से लेकर बेटा 19 कार्बन पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको दिख रहा है पामिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यही एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। अब मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है बेटा कि जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें पॉसिबल है बेटा ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, है ना, पॉसिबल है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल पामिटिक एसिड हैज 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब कार्बन चेन में आर ग्रुप में कितने कार्बन होंगे, 15। एग्जैक्टली, आर ग्रुप में होंगे बेटा 15। दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। पक्का? तो कोई भी ये बता सकता है ना, आप में से कितने बच्चे ये बता सकते हैं मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं किसी भी फैटी एसिड में? 1 तो नहीं हो सकता, 1 तो नहीं होगा, कम से कम बेटा ये तो होना चाहिए ना, CH3COOH, इतना तो होना चाहिए। यस सर। इसको तो आर ग्रुप बोलो, वो तो कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। 1 कार्बन टू द 19 कार्बन, मतलब मैक्सिमम 20 कार्बन वाला अमाइनो एसिड हो सकता है, सॉरी फैटी एसिड हो सकता है। अरे ये 19 कार्बन क्या है ना, आर ग्रुप में। कितने लोगों को समझ में आया अभी? मैंने बोला इसको नोटिस करना, 19 कार्बन, 19 कार्बन। एक्चुअली बेटा फैटी एसिड है ना, कितने मैक्सिमम कार्बन हो सकते हैं अभी बताओ, एक फैटी एसिड में कितने मैक्सिमम कार्बन हो सकते हैं? 20। वेरी गुड। और कितने मिनिमम हो सकते हैं? 2। बहुत बढ़िया, चलो क्लियर हो गया, कंसेप्ट एकदम साफ है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक इंटरमीडिएट एग्जांपल हमने लिया है ना, दैट इज व्हाट द पामिटिक एसिड। दिस इज द पामिटिक एसिड। ठीक है, नाम याद रख सकते हो, पाम ट्री, यू नो। एनीवे, तो ये है बेटा, ओके। नाउ ये है आपके सामने पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, आप बहुत आसानी से देख सकते हो, है ना। इधर बेटा कंप्लीट 15 कार्बन है, और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बेटा है ना, आपको COH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। इट्स सिंपल। नाउ एक और एसिड है, एराकिडोनिक एसिड, हैज 20 कार्बन्स। अब ये सबसे बड़ा हो गया है ना, एराकिडोनिक एसिड, 20 कार्बन, atom having 4 double bonds. Now this is very simple, है ना, 4 double bonds including the carboxyl carbon। अगर आपका ध्यान बहुत अच्छे से था तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्या आप ये बता सकते हो कि पामिटिक एसिड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सर अनसैचुरेटेड। कितने पामिटिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड थे? एक। देखा था आपने सही से? फिर से दिखाऊं स्लाइड, है ना। चलो, हाउ मेनी आर देयर, कितने हैं बेटा पामिटिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड है? एक है। इधर है। अरे ये मत कंसीडर करो मेरे भाई, कार्बन Zero. डबल बॉन्ड। यस सर, सैचुरेटेड है। तो सर सैचुरेटेड हो गया फिर। हाँ एग्जैक्टली, तो पामिटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड वन। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्योंकि जो है वो तो पूछेंगे वो लोग, क्योंकि उनको इतना तो है कि हाँ यार इनने पढ़ा होगा। नाउ दिस इज व्हाट द एराकिडोनिक। हाँ बोलो। तो सर सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी सैचुरेटेड होगा। बिल्कुल ना, और क्या, एक भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक भी, तो भी वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, और उसका नाम भी बदल जाएगा, उसको मैं पामिटिक एसिड नहीं बोलूंगा, ये भी याद रखो। ओके सर। हाँ, उसको मैं पामिटिक एसिड नहीं बोलूंगा अगर वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट, बिल्कुल प्रिसाइज है। अब यहाँ पे बेटा वही चीज है, अगर आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, है ना,
यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 डबल बॉन्ड्स आर देयर, है ना। 20 कार्बन है, 20 कार्बन में सिर्फ 4 डबल बॉन्ड है ना। एक भी होता तो भी इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक भी सिंगल भी होता ना तब भी इसको हम लोग बोलते थे वन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द अनसैचुरेटेड, है ना। तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते थे, पक्का। सो बहुत ही बढ़िया है बेटा, ये आपका तो अंडरस्टैंडिंग सही है, आप टैलेंटेड लोग हो, ठीक है। तो ये एराकिडोनिक एसिड कभी सुना भी है आपने? नहीं सर। कभी सुना है इसके बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट दिस एराकिडोनिक एसिड? बेटा ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है क्या? ये ह्यूमंस में होता है क्या? ये ठीक है, अनसैचुरेटेड है वो तो समझ गया मैं। एराकिडोनिक वो भी ह्यूमंस में होता है क्या ये? सर नाम से तो लाइक स्पाइडर जैसा लग रहा है। कुछ नहीं, देखो हमारे अंदर जो है ना बहुत सारे केमिकल्स इसी से बनते हैं, ह्यूमन बींग्स में डेफिनेटली बेटा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड, विल टॉक अबाउट इट। देखो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, फैटी एसिड के अलावा लिपिड में होता है ना। सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। तो सिंपल लिपिड में, है ना, फैटी एसिड के अलावा एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। अभी आप समझते हो यार, स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको खुद तो समझ में आ जाता है। आपको यहाँ 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट द ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, इट्स कॉल्ड एज व्हाट द ग्लिसरॉल। ऑल है लगा हुआ है, क्योंकि ऑल इसीलिए है क्योंकि यहाँ देखो ये OH प्रेजेंट है, ठीक है। सो जब भी आप लोगों को ये कार्बन देखने को मिलते हैं, इसमें नॉर्मली बेटा ये समझ में आता है कि ग्लिसर ये वर्ड जब भी आपको दिखाई देगा, है ना, इसमें आपको 3 कार्बन जब भी जरूर देखने को, इवन मैंने ग्लिसरल डिहाइड ये बोला तो क्या आपको समझ में आता है? ग्लिसरल डिहाइड, कितने कार्बन का अल्डिहाइड होगा ये ग्लिसरल डिहाइड? एनीवन? 3 कार्बन ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरॉल 4। ठीक है। तो देखो 3 कार्बन होंगे, सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। एंड नाउ लिपिड्स क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं। एक तो देखो यहाँ पे हम लोग 3 बातें बोल रहे हैं, एक होते हैं सिंपल लिपिड, दूसरे होते हैं कंपाउंड लिपिड, तीसरे होते हैं बेटा डिराइव्ड लिपिड्स। अब जब हम लोग सिंपल लिपिड को बोलते हैं, देखते हैं, तो दे आर द ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड। ईस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यू नो द ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। दे आर द ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं, एक तो फैट्स होते हैं या तो ऑयल्स होते हैं। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, सिंपल लिपिड्स कैन बी फैट्स और ऑयल्स। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है, किसे फैट कहना है किसे ऑयल कहना है। बट कैन आई टेल यू राइट नाउ हियर, कैन आई श्योरली अंडरस्टैंड दैट कि यस सर, फैट और ऑयल दोनों सिंपल लिपिड्स होते हैं? बिल्कुल, ठीक है। क्या बेटा आप लोग सब श्योर हो, फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल लिपिड्स का नेचर कैसा होता है, कौन सा बॉन्ड होता है उसमें? विच बॉन्ड इज देयर? ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड किसके बीच में बनेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो ईस्टर बॉन्ड होंगे, ठीक है। राइट नाउ कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल कंटेन्स अदर देन अदर ग्रुप्स ऑल्सो। अदर ग्रुप का क्या मतलब है यहाँ पे? अदर ग्रुप का कौन मतलब है बेटा, क्या चीज है, कौन समझा सकेगा? यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? विदाउट ग्लिसरॉल, ठीक है। यहाँ ग्लिसरॉल नहीं होगा भाई, नो, देयर विल बी नो ग्लिसरॉल, पक्का। इसको हम लोग देखेंगे। अभी कोई भी अल्कोहल यूज करेंगे, वैक्स ये वर्ड अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या मतलब है उसका? वैक्स क्या है? Is it a fat or is it oil or it is a wax? Wax is a wax, it's not oil, it's not fat, it's a wax, ठीक है। दोनों अभी डिफरेंस देखेंगे हम लोग। कंपोज्ड ऑफ, देखो डिराइव्ड लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। अब ये डिराइव्ड लिपिड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो नंबर 1 थिंग,
है ना, 3 प्रकार के लिपिड्स के बारे में हम लोगों को देख सकते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। हम तो मोनोमर पढ़ रहे हैं, हम लोग माइक्रोमोलेक्यूल्स पढ़ रहे हैं। अब पूरा लिपिड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो चीज है अभी, है ना, लिपिड्स आर माइक्रोमोलेक्यूल बिकॉज उनका जो मोलेकुलर वेट होता है वो मैक्स टू मैक्स 800 डाल्टन तक जाता है। हमने कैसे बायोफर्केट किया था, किसको याद है? किसको याद है? मैंने बोला था माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के बीच का जब डिफरेंस हमें देखना है तो कैसे करना है? इफ इट इज लेस देन 1000 डाल्टन, the molecular weight is less than the 1000 dalton, it is micro molecule. And if it is more than 1000 dalton, it must be a macro. अब एक ऐसा एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मजेदार बात यह है कि ये जो लिपिड्स होते हैं इनका ज्यादा से ज्यादा बेटा 800 डाल्टन तक बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनमें ज्यादा चीजें हैं, रिंग्स है, हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी सिंपल लिपिड के बारे में बेटा सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखो अभी हमारा एम क्या है, हम लोग 3 अलग अलग प्रकार के लिपिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला सिंपल, फिर कंपाउंड एंड फिर डिराइव्ड। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये है फैटी एसिड। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हो, एक R ग्रुप होगा और उसके पास बेटा एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कैन यू सी दिस? यस, सब लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, yes, थोड़ा बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर है बट इट्स ओके। अभी ग्लिसरॉल में आप लोग जानते हो यार, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। नाउ कैन यू सी दिस ट्राइग्लिसरॉल? ठीक है, समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आया? एक ब्लैक वाला H किधर गया? OH जो था इसका एक H गया। ठीक है, ये वाला OH गायब हो गया। ठीक है, और यहां से बेटा एक H गायब हो गया। सो व्हाट इज लॉस्ट? H2O। अरे क्लियर है क्या? यहाँ ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। दिस इज एन ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये बीच में ऑक्सीजन है। पक्का? ठीक है, 2 ऑक्सीजन होते तो मैं इसको डाई ईस्टर बॉन्ड बोलता था। अरे एग्री हो क्या? yes sir, बिल्कुल, सब लोग देख लो, आराम से देखो, नहीं समझ में आया पूछ लो, बहुत आसान है यार। यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा है, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। whenever there is a single bond formed, there is a loss of water molecule. ठीक है, there is a loss of the OH group from this fatty acid and there is a loss of 1 hydrogen from the alcohol functional group of the glycerol. तो इसको हम लोग एक्चुअली ट्राइग्लिसरॉल बोलने की बजाय इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसरल डी, है ना, ग्लिसराइड। नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड एज द ट्राइग्लिसराइड। राइट नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। बड़ा ध्यान से देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैं एक सादी सी बात बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन का OH ग्रुप है, बाकी स्ट्रक्चर आप समझ लो, इधर CH2 है, इसमें H है, इसका भी OH है, इसके पास भी बेटा वही चीज मैंने बताई, CH2 है। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैंने O रखा हुआ है और इसको जोड़ दिया बेटा एक ग्रुप जिसको हम लोगों ने बोला द C डबल बॉन्ड OR। तो मैं इस मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा, कौन बताएगा? इसे मैं क्या कहूंगा? What it will be called as? So can I call it as a monoglyceride? Yes, sir. मैंने इसको क्या कहा था रे? ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड, बिकॉज इसके तीनों OH ग्रुप है बेटा, they are occupied by the fatty acid, so it's a triglyceride. And suppose if I will do one thing here, यहाँ पे जो है बेटा ये जो OH है यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पे एक और अगर बेटा कोई R ग्रुप लगा देता हूँ, सेम या डिफरेंट, तो ये क्या बन जाएगा अभी? बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये क्या बन गया? डाइग्लिसराइड। अच्छा, मैं आपको एक बढ़िया चैलेंज देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ का बेटा H हटा दिया और इस H की जगह पे यहाँ पे मैंने कोई फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, एनी फॉस्फेट ग्रुप,
फॉस्फेट कार्बन कंपाउंड। तो क्या इसको बोलूंगा मैं, व्हाट इट इज बीन कॉल्ड एज? सर डाइग्लिसराइड फॉस्फेट। डाइग्लिसराइड फॉस्फेट, और वी कैन से द फॉस्फोग्लिसराइड, Yes, sir. है ना, फॉस्फोलिपिड, ये भी तो बोल सकता हूँ फॉस्फोलिपिड। अच्छा, कितने लोगों ने फॉस्फोलिपिड नाम सुना है पहले? सर प्लाज्मा Sir, मेम्ब्रेन, सेल Yes, मेम्ब्रेन sir. इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, Yes, आपका sir. सेल, है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे कितना सिंपली आपको समझ गए, है ना। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिखाते हैं एनसीईआरटी वगैरह में, ऐसा। ये क्या है ऐसा, क्या है ये, क्यों भाई, क्या है ये क्या होता है? दिस इज अ फॉस्फेट हेड, और ये होते हैं 2 फैटी एसिड टेल। समझ रहे हो फैटी एसिड टेल क्या है? ठीक है, यस वर्ली पेंटिंग नहीं नहीं। सो ये देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, जब भी आप, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज होती है, दिस इज अ फॉस्फेट हेड एंड दीज आर द 2 फैटी एसिड चेन्स। अब ये 2 फैटी एसिड चेन, ये पहला फैटी चेन है, ये दूसरा फैटी एसिड चेन है, और ये हेड है बेटा उसका फॉस्फेट। सो विल टॉक अबाउट दिस वन आल्सो। राइट नाउ आई विल डिलीट दिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस, एवरीवन क्लियर? केमिकल नेचर समझ में आ रहा है? यस सर ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दिया है वैक्सेस। नाउ अंडरस्टैंड फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं सिंपल लिपिड्स में। विल सी हाउ इट इज डिफरेंट। ठीक है, अभी थोड़ा देर रुक जाओ आप लोग। बट आपको ये तो समझ में आया, सिंपल लिपिड जब भी मैं बोलता हूँ तो उसमें कोई भी दूसरी चीज नहीं है। वहां पे हम लोगों ने, है ना, फैटी एसिड चेन्स आर कंबाइंड विद द ग्लिसरॉल। नाउ राइट नाउ वैक्सेस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज वैक्स? वैक्स इज अ सिंपल लिपिड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलो वैक्स क्या है? वैक्स इज अ सिंपल लिपिड। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑयल एंड फैट? यस। हाउ इट इज डिफरेंट? ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस मैंने अभी बताया था आपको कि ग्लिसरॉल जो होता है, मतलब 3 कार्बन वाला अल्कोहल यहाँ पे नहीं होगा। इट हैज अ लॉन्गर चेन अल्कोहल। क्लियर है? क्या लिखा है देखो, is an ester of a long chain alcohol। करेक्ट है। वैक्स क्या है बेटा? वैक्स Ester में of ग्लिसरॉल नहीं होता। वैक्स में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड लगे रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मान लेते हैं यहाँ पे 5 कार्बन लगा दिए मैंने, 5 कार्बन, है ना, 1 2 3 4 5। हर एक पे बेटा OH ग्रुप है। ठीक है, एवरी OH ग्रुप कैन हैव द फैटी एसिड। हाँ, इस पे आएंगे बेटा, है ना, मैं इस पे अभी आऊंगा, है ना। अब देखो ये वो जो पॉइंट है, इसमें क्या हुआ ना, इसको भी हम लोग सिंपल लिपिड ही कहते हैं, है ना। मैंने वहां पे बिल्कुल ये नहीं बोला कि मैं वैक्स को हम लोग कंपाउंड, मैं बोलूंगा कि क्या फैट और ऑयल से वैक्स डिफरेंट होता है? तो आंसर इज यस, फैट और ऑयल से वैक्स डिफरेंट होता है। नाउ इसको बेटा हम लोग कंपाउंड लिपिड में नहीं रखेंगे। कंपाउंड लिपिड में अभी जो मैंने नाम लिखा था फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फो क्या हुआ था उसमें? फैटी एसिड के जगह पे कोई दूसरा भी मॉलिक्यूल अटैच हो गया, जिसको फॉस्फो ग्रुप बोला मैंने। क्लियर है क्या? देखेंगे हम, ये एग्जांपल आएंगे, विल सी दैट वन। सो अभी तो सबसे पहले ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, अ वैक्स इज ए सिंपल लिपिड। ठीक है, तो आपके मन में कोई भी डाउट मत रखो, इट्स नॉट ए कंपाउंड लिपिड, इट इज अ सिंपल लिपिड। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि हाँ यार क्या चीज होगी, क्या हो गई। तो यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट हो गया है कि ये है सिंपल लिपिड, फर्स्ट थिंग। अब इसमें जो ईस्टर्स बनते हैं, डेफिनेटली बेटा यहाँ 3 ईस्टर से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इट हैज अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। इट हैज अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस सर। Sir. ओके, ऑयल्स के बारे में बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर लिक्विड। हाँ बोलो बेटा यशवर्धन, कुछ बोलना चाहते हो? क्या क्या एग्जांपल चाहिए वैक्स का? अच्छा, वैक्स इज वेरी सिंपल। देखो वैक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जब आपको स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट ये है यार, अरे ये तो बैक ही नहीं होता, इसमें क्या पता नहीं क्या होता है। ओके,
तो ये है वैक्स इज अ सिंपल लिपिड which is an ester of a long chain alcohol and a fatty acid. That's it. Done? Yes. बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओके, ऑयल्स ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर. ठीक है, ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर. ऑयल्स आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर बट दे आर द सिंपल लिपिड्स. They are the triglycerides. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर फैट. ये सर भी ट्राइग्लिसराइड है. हाँ बोलिए ना. सर ट्राइग्लिसराइड अगर सॉलिड हुआ रूम टेम्परेचर में तो फिर उसका एग्जांपल में क्या देंगे? ये सिर्फ ये क्या फैट्स है? देंगे या फिर और भी है? ये क्या है? ये क्या है? ये आया ना. Triglycerides that are solid at room temperature are called as a fat. है ना. सर इसका गैसियस स्टेट नहीं होगा? गैसियस स्टेट क्यों हो जाएगा? है ना, गैसियस स्टेट क्या हो जाता है? गैसियस स्टेट रूम टेम्परेचर पे होगा क्या? क्यों बेटा? रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे. रूम टेम्परेचर. अच्छा, सबसे पहली बात, तुम्हारे क्वेश्चन का मैं अलग जवाब देता हूँ. मुझे एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट हम ला कहाँ से रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और डेफिनेटली बेटा ये ऑर्गेनिज्म से आ रहा है. तो बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ धरती के ऊपर सरवाइव करते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं. उनमें ये स्टोरेज होता है, फैट्स और ऑयल्स. आर यू श्योर? आपका क्वेश्चन शायद क्लियर है. ठीक है, तो बेटा उनसे ये प्रोडक्ट मिले हैं, तो हम लोग बॉईल करेंगे उसको तब वो गैसेस. नो, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे देखो, ये तो अलग पॉइंट हो गया. आप उसको भी, किसी को भी बॉईल करोगे तो उसका किसी न किसी इस पे उसका मेल्टिंग होगा, उसका बेटा वेपराइजेशन होगा. दैट हैपेंस टू द थिंग्स. ठीक है, आप तो आयरन को भी गैसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट. एक टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा, है ना. इसमें आप पढ़ोगे. देखो अब हम लोगों को डेफिनेटली बेटा ऑयल एंड फैट, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? सर ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में और फैट्स सॉलिड. ठीक है, अच्छा ठीक है. और कोई डिफरेंस? एनी अदर डिफरेंस? और कोई डिफरेंस? अगर मैं सोर्सेस के हिसाब से भी बात करता हूँ, सोर्स के हिसाब से बता दो. अकॉर्डिंग टू सोर्स, ग्राउंड नट ऑयल है ना, ग्राउंड नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. घी कैसे मिलता है? फैट, चर्बी कहाँ से मिलती है? घी, सर एनिमल्स. एनिमल. तो बेटा सोर्स में डिफरेंस है. ऑयल का सोर्स है बेटा प्लांट्स और फैट का मोस्टली सोर्स है बेटा एनिमल्स. ठीक है, आप बोलोगे सर डालडा, डालडा, तो डालडा जो होता है वो एक्चुअली प्लांट से पाया जाता है. ठीक है, डालडा फैट है, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड है. बट बेटा जो ऑयल हम लोग लेते हैं, है ना, उसका क्या करते होंगे मैं आपको बता दूं. सबसे पहली बात ये भी एक डिफरेंस आप समझ लो कि फैट जो होते हैं बेटा वो होते हैं सैचुरेटेड. फैट्स आर सैचुरेटेड एंड ऑयल जो होते हैं बेटा वो होते हैं अनसैचुरेटेड. ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड एंड फैट्स आर सैचुरेटेड. तो बेटा क्या प्लांट से मिलने वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्या आप बेटा घी में, मतलब डालडे में कन्वर्ट कर सकते हो बाय हाइड्रोजनेशन? Yes. मैंने यही तो Yes, क्वेश्चन yes. पूछा था. हम Yes. डालडा बनाते कैसे हैं, कौन बताएगा? हाउ विल मेक? वी ऑब्टेन द ऑयल फ्रॉम द प्लांट, we then hydrogenate it, it becomes saturated and it solidifies at room temperature. घी बनाते हैं. बिल्कुल, समझ गए हो क्या? सब लोग Yes. समझ गए? तो ऑयल यस का सोर्स क्या है? ऑयल का सोर्स क्या है बेटा? प्लांट्स. प्लांट्स और ये चर्बी फैट का सोर्स किधर है? एनिमल्स. एनिमल. आपके बॉडी में क्या जमा है? हम लोग बोलते हैं ना इसमें बहुत चर्बी जमा हो गई. ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? उसको बोलते हैं इसमें बहुत ऑयल आ गया. ऐसा होता है. सो इट्स वेरी सिंपल. यस, तो आगे बढ़ते हैं. देखो सर वो चर्बी अलग रहते हैं. हाँ, देख लेते हैं. देखो यहाँ पे मुद्दा आता है बेटा कि एक चीज है मेल्टिंग पॉइंट पे. अगर बात करूं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता होगा बताओ? कौन सजेस्ट करेगा?
मेल्टिंग पॉइंट के लिए। सर वो पॉइंट जिस पे चीज लिक्विड बन जाती हो। अरे नहीं भाई, इसके बारे में बोल दो, वो तो सबको सर पता है। ऑयल्स का कम रहेगा। हाँ, ऑयल विल हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि पहले ही बेटा वो मेल्टेड है ना, इसीलिए वो तो रूम टेम्परेचर पे वो है ना ऑयल है। मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से बोलो तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप लिख भी सकते हो कि ऑयल्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द फैट्स हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट, है ना, फैट हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट। कितने लोगों ने बेटा कोकोनट ऑयल को यूज किया है कभी? कोकोनट नारियल का तेल हाँ यूज सर करके किया सर्वर है। के लिए हाँ लगा लेते हैं। yes sir. सर्दी के दिनों में क्या होता है कोकोनट ऑयल का? जम जाता है। जम जाता है, जम जम जाता जाता है, बहुत पीठ जैसा बढ़िया। बन जाता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, सो आप ये भी अगर थोड़ा सा अगर और भी ज्यादा चाहते हो तो देखो ये भी याद रख सकते हो आपको कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑयल्स का वो होता है लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। इट्स ऑयल के लिए इट इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Sir, और oily fats. क्या बेटा, और फैट्स के लिए हायर देन 20 डिग्री सेल्सियस, इट्स हायर वेयर 20 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड थिंग, यू नो। सर हाँ बोलो। सर वो ऑयल का स्लाइड एक बार दिखाओ। ऑयल का स्लाइड, इसमें क्या देखना है, यही वाइट वही यही स्टेटमेंट है बेटा उसमें, बस, है ना। ओहो, ये दो ट्राइग्लिसराइड दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये तो हो गया फैट। हाँ सर। तो मतलब वैक्स तो है, याद हो जाएगा ये वैक्स है। नाउ दिस इज ऑयल, ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल्स, ठीक है। ये होते हैं अनसैचुरेटेड, इनके सोर्स होते हैं बेटा प्लांट्स, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, यस, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड, ठीक है, ये हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फैट्स के बारे में भी बात की, मैंने डिफरेंसेस के बारे में बताया आपको, ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस हो सकता है। मोनोग्लिसराइड का मैंने मतलब बता दिया है। मोनोग्लिसराइड इज अ ग्लिसराइड इन व्हिच ईच ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैज अ फॉर्म एंड ईस्टर बॉन्ड विद एग्जैक्टली one fatty acid molecule, glycerol plus one fatty acid, so this is called as what the monoglyceride। आपके सामने बेटा डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल, एक ही ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, बाकी सारे जो बेटा OH ग्रुप अभी भी जैसे के वैसे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, ठीक है। डाइग्लिसराइड डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, डाइग्लिसराइड का मतलब है कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो है दोनों ही के OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं ईस्टर बॉन्ड में, बट एक अभी भी फ्री है, ठीक है। तो अगर ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना चाहता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको देखने को मिलेंगी, ऑल द 3 OH आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द एस्टरिफाइड बॉन्ड्स, इज इट क्लियर? है। ठीक है, R1 R2 R3 आर द फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड एक ही हो सकते हैं या बेटा ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, एक टाइप के हो सकते हैं या तो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने ये एक चीज बताई थी आपको फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब फॉस्फोलिपिड इज अ कंपाउंड ऑफ द 2 फैटी एसिड्स, ए ग्लिसरॉल यूनिट, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट यू हैव हियर इन फ्रंट ऑफ यू। कितने लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये फोकस करना, ये है बेटा वो 3 कार्बन ग्लिसरॉल के, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया इसने एक R1 ग्रुप के साथ में, इधर बेटा दूसरा एक बॉन्ड बना दिया R2 के साथ में। अब ये जो तीसरी चीज है इसको मैं रेड कलर से इंडिकेट करना चाहूंगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये है फॉस्फेट हेड, सो दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, दिख रहा है ना? यस सर।
ओके, सो वेलकम बैक। सर तो जो डाइग्लिसराइड्स में एक डाउट था, ये हाँ बोलो। डाइग्लिसराइड्स में फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे वो आर ग्रुप रहेगा और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे रहेगा, तो लाइक वो अलग अलग टाइप्स के डाइग्लिसराइड्स हो जाएंगे, उसका कुछ? हाँ, हम लोग देखो उसके नाम जो है थोड़े बदल जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब आप तो समझते हो, जो फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो गया नंबर 1 पे, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह करोगे तो उसमें चेंज आएगा। हाँ। और डेफिनेटली बेटा थोड़े से भी पोजीशन से, मतलब अगर पोजीशन बदल जाता है जहां बॉन्ड बना है, तो उनके हिसाब से उनकी फंक्शनल एक्टिविटी भी थोड़ी थोड़ी बदल जाती है, ठीक है। ऑल्दो उसको हम लोग डाइग्लिसराइड ही कहेंगे अगर उसने 2 ही ऑक्यूपाइड किए, चाहे दोनों एक कॉर्नर के हो या तो दोनों, है ना, साइड बाय साइड हो, इस तरह से। यस, ओके सर। ओके। तो अब बेटा आपको मैं एक मजेदार बात बताना चाहूंगा। आपको मैंने पहला क्वेश्चन 2018 के पेपर को दिखाया था, और उसमें मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन भी आपने देखा KVPY में, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये वाला है ना, ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है सेफेलिन, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसके जैसा ही एक मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बात की थी बेटा, लेसिथिन के बारे में। आपको दिख रहा है ये लेसिथिन, दिख रहा है आपको, यहाँ पे यस लिखा हुआ लेसिथिन। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, और वहां पे लिखा था कि कौन सा फॉस्फोलिपिड है ना, या कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द क्वेश्चन, बट उसका आंसर बेटा लेसिथिन था, ठीक है। और इसलिए मैंने ये भी बताया था कि देखो आप, ये ना यहाँ से कि हमें बायोमोलिक्यूल सबसे पहले पढ़ना चाहिए, और ये होता भी है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि ऑब्वियसली इसके हैं, जिसको हम लोगों ने देखा है। चलो यानी पे यहाँ पे हम लोग फॉस्फोलिपिड के बारे में बात कर रहे हैं। सेफेलिन हो सकता है या तो लेसिथिन हो सकता है। आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है सेफेलिन और लेसिथिन में। कैन यू सी द डिफरेंस, ठीक है। क्या आपको बेटा डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या आप देख पा रहे हो? यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया है, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, इफ यू नोटिस दिस वन एंड दिस वन, ये पहले तो चीज नोटिस करो। आपको एक चीज दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे NCH3 CH3 CH3 इस तरह से, मतलब उसका ये हर एक हाइड्रोजन ग्रुप H जो है बेटा रिप्लेस हो चुका है। अगर हम NH3+ लिखते हैं तो एवरी हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द CH3, इसी को बोलते हैं लेसिथिन, ठीक है। तो बेटा ये लेसिथिन कहाँ पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था क्या, कि नहीं बताया था? नहीं बताया था सर शायद। बहुत बढ़िया, शायद नहीं बताया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है यार? सेल्स का मेम्ब्रेन इसके बिना नहीं बनेगा भाई, लेसिथिन के बिना, ठीक है। तो ये है, आपको डिसीज सुना है आपने, डिमेंशिया? डिमेंशिया जानते हो आप लोग? यस जैसे जैसे Yes, लोग sir. Yes, sir. बूढ़े होते चले जाते हैं, चीजें भूलते चले जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं बेटा अल्जाइमर्स डिसीज। हैव यू मे बी हैव हर्ड अबाउट द अल्जाइमर्स डिसीज? यस सर। ठीक है। तो ये जो अल्जाइमर्स डिसीज होता है या डिमेंशिया होता है, इसके ट्रीटमेंट में हम लोग लेसिथिन को यूज करते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली बेटा हमारे जो ब्रेन होते हैं, मतलब अगर आप सोयाबीन खाओगे ज्यादा और या तो एग यॉक खाते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में बेटा आप लोगों को लेसिथिन देखने को मिलेगा, पक्का, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लेसिथिन लोग कंज्यूम करते हैं, लोग कंसिडर करते हैं, ताकि वो, उनको लगता है कि ऑब्वियसली जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनमें जो फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ब्रेन से ये काम डील करता है ना। ब्रेन के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनके बेटा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन्स के, खास करके उसमें जो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड
वो बेटा ये लेसिथिन होता है। श्योर, ठीक है। और जैसे जैसे बेटा जब हम लोग बोलते हैं ना डिमेंशिया का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए, है ना। लॉस ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन धीरे धीरे बेटा खत्म होने लगते हैं, डिजेनरेट होते हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हर एक सेल की बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, सबसे बाहर का आवरण वही है ना, मेम्ब्रेन, है ना। सो ऑब्वियसली बेटा ये थोड़ा सा आराम से अच्छे से पता होना चाहिए, पक्का। तो ये फॉस्फोलिपिड के दो एग्जांपल आपके सामने हैं, वन इज अ सेफेलिन, अनदर इज अ लेसिथिन। और ये जो क्वेश्चन है लेसिथिन का आपको बेटा केवीपीवाई के एग्जामिनेशन में हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है। सो कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे बेटा, दे आर फाउंड इन दी सेल मेम्ब्रेन, पक्का। कहाँ पे पाया जाता है फॉस्फोलिपिड्स बेटा, मतलब ऐसे जनरल में कि लेसिथिन से? बिल्कुल फॉस्फोलिपिड आर फाउंड, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स आर देयर and these phospholipids are found in your cell membrane, that is what I'm telling you, है ना। ये क्यों रिलेटेड है भाई लेसिथिन, मैंने अभी तो बताया, हमारे ब्रेन सेल जो होते हैं उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उनमें बेटा ये चीज आपको लेसिथिन देखने को मिलती है, पक्का। यस सर। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो एनीवे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट द लेसिथिन। सोयाबीन में बहुत अच्छे से मिलता है। देखो यहाँ पे पॉइंट भी है, आप लोग देख सकते हो, न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये वही है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो अब आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आपने किसी में से शायद पूछा था अभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब है, तो आप जानते हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। टिपिकल हेटेरो एटम्स इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो इनमें सिर्फ कार्बन का सर्कल नहीं बनेगा, कार्बन का बेटा जो साइकिल नहीं बनते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बीच में होगा, या तो जैसे कि मैं आपको अब जब हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसके बेसिक केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आर्डेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये जो है ना, ये सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, क्योंकि ये जो साइकिल्स होते हैं उसमें बीच बीच में आपको नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टिपिकल हेटेरो एटम्स इंक्लूड, हेटेरो का मतलब क्या है, इसको हम हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं बेटा, ये देखो ये कार्बन है, सॉरी ओके स्क्रीन चला गया है, ओके स्क्रीन, now we are okay। so तो प्यारे बच्चों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो भी होते हैं, क्योंकि अभी जब भी हम लोग देखेंगे, अभी सपोज ये कार्बन 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 ये बना दिया, तो ऑब्वियसली बेटा एवरी कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन, सो इट्स नॉट अ हेटेरो, ठीक है, इट्स एन आइसो और व्हाटएवर मे बी द होमो। बट सपोज इफ दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर सी सी सी, ओके यहाँ पे बेटा बीच में n है, नाउ डेफिनेटली इट इज एन हेटेरो, करेक्ट है ना। हेटेरो कौन है, यहाँ पे ये अलग है, इसीलिए इसको हेटेरो कहते हैं, पक्का। यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट हो गया, चलो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डेफिनेटली बेटा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के है, ठीक है, जिनके वजह से आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो है, फंक्शनल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन व्हिच द हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल, है ना। और ऐसे भरे पड़े हैं एग्जाम्पल, तो चलो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैविंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर, कौन है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम लोग बात करते हैं ना न्यूक्लियोटाइड के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड, if you talk about the nucleotide consists of the nitrogenous bases। क्या क्या नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए और आरएनए में, एक होता है जिसको बोलता है एडेनाइन, एक होता है थायमीन, साइटोसिन, थायमीन और एंड द यूरेसिल,
ये है। मैं सबसे पहली चीज ये नोटिस कराना चाहूंगा आपको कि एक्चुअली दो ही टाइप के, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, वन इज द प्यूरिन एंड अनदर वन इज द pyrimidine। नाउ एक्चुअली डिफरेंस क्या है इन दोनों में? प्यूरिन जो होते हैं वो डाइसाइक्लिक कंपाउंड है, पहली बात तो दिख रही है आपको, आपके सामने है, यस और नो। और पायरिमाइडिन्स आर द मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पक्का दिख रहा है ना? Yes, sir. यस है ना, डाइसाइक्लिक कंपाउंड है, और दूसरा है बेटा पायरिमाइडिन जो कि मोनोसाइक्लिक है। नाउ डाइसाइक्लिक में बेटा दो है, एडेनिन है, ग्वानिन है, आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल है ना। और साइटोसिन, थाइमाइन और यूरासिल, ये तीनों जो है बेटा ये पायरिमाइडिन है। अब मैं एक बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, कैन यू टेल मी a single difference between the thymine and the uracil? सर वो आरएनए में मिलता है और वो दूसरा डीएनए में। ना स्ट्रक्चरल सर डिफरेंस H की जगह पे CH3 है। CH3 and एग्जैक्टली, ये वाला दिख रहा है आपको? यस, एक मिथाइल क्या ग्रुप है। मैं आपको कभी ये बोलूं ये वर्ड, तो क्या आपको क्या लगेगा? मिथाइलेटेड यूरासिल किसके बारे में बात है? थाइमीन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा आरएनए, मैंने उस दिन एक दिन बताया था, प्रोटीन पहले बना, बाद में आरएनए आया, फिर डीएनए आया, बराबर है। इसका मतलब पहले यूरासिल आया और फिर बाद में मिथाइलेटेड यूरासिल आया। आया समझ में? क्योंकि ये डीएनए में पाया जाता है, ये थाइमाइन, और ये पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। सो इट इज अ मिथाइलेटेड यूरासिल। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, all of you have to listen very carefully. Why RNA is not a genetic material? Why all of you do not have the RNA as your genetic material? Why? Because DNA is your genetic material. क्या है ना? Why? Because DNA is your genetic material. Sir, why? Because DNA is more stable than RNA. RNA is reactive. अच्छा, ओ सर फिर कैसे डिफरेंस है? सिंपल है, बिकॉज इट हैज मिथाइलेटेड थाइमिन, मिथाइलेटेड यूरासिल। मिथाइलेशन गिव्स द स्टेबिलिटी, इनर्टनेस टू द डीएनए एज कंपेयर्ड टू द आरएनए। कितने लोगों को क्लियर हुआ रे? क्या क्या बोला मैंने? बहुत कुछ बोल दिया, फिर से बोलता हूँ, व्हाई डीएनए, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, why DNA is more stable than RNA? एक क्वेश्चन है, आंसर क्या है? Sir, because it of has the presence of methyl group. Yes, on what? कहाँ Fifth पे? carbon. फिफ्थ कार्बन नहीं यार, यूरासिल, ठीक है, मिथाइलेटेड यूरासिल। इतना एकदम केमिस्ट्री में चला गया तो, ठीक है। सो बढ़िया है, आंसर तो सही है तेरा, ठीक है। अब वो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से शुरू किया काउंट करना तूने? वो भी इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ कार्बन बोल तो दिया तूने, बढ़िया है। एनीवे, मुद्दा बिल्कुल क्लियर है आप सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है ना? एक डिफरेंस है, और भी बहुत सारे हैं। क्यों डीएनए ही प्रीफर किया जा रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये तो मैं बताऊंगा साइमल्टेनियसली। बट राइट नाउ एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे केमिकल लेवल पे एज उसके बेसिक यूनिट जो है ना, मोनोमर के लेवल पे बता दिया। ये आरएनए में पाया जाता है, और ये जो है बेटा ये डीएनए में पाया जाता है। अब डीएनए में जो मॉलिक्यूल है वो मिथाइलेटेड यूरासिल है, जिसको हमने थाइमीन बोला है, करेक्ट है? इज इट क्लियर? तो सर ये वाला क्या होता है? सर मैंने ये भी तो सुना है, थाई अमाइन, ऐसा कुछ होता है क्या? कि सर ऐसा होता है थाई अमाइन, क्या होता है ये थाई अमाइन? किसी ने सुना है? THIAMINE, इट्स अ विटामिन। एक आदमी थाईलैंड गया, विटामिन B1 इज अ थाईलैंड, थाइमीन है ना। एक आदमी थाईलैंड गया, उसने 2 रिबिन खरीदे, रिबिन राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, है ना। सो ओके, एनीवे, बट देखो यहाँ पे मुद्दा आता है बेटा, थायमाइन, थायमाइन, दिस इज व्हाट द थायमाइन, दिस इज थायमाइन, THY, इट इज THIAMINE, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। ये विट अमाइन है, इट्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, ओके। यहाँ पे आते हैं बेटा, कैन यू टेल मी, हाँ बोलो। थाईलैंड के प्योरिन और पायरामाइडाइन में सर डिफरेंस क्या होगा? किसमें बेटा?
प्योरीन और पायरामाइडिन। प्यूरिन और पैरामिडिन में बेटा सिंपल डिफरेंस है ना, प्यूरिन्स आर डाइसाइक्लिक कंपाउंड्स और pyramid is a monocyclic compound. It's in front of you. Yes, is it not? ठीक है। Yes, और आप sir. सब लोग नोटिस करो, जो भी प्यूरिन है उसमें एक 6 कार्बन, एक 6 कॉर्नर वाला है और एक 5 कार्बनर वाला है। बात को देखो, बड़ा दो डाइसाइक्लिक है, इसका मतलब दोनों ही 6 वाले नहीं है। दिख रहा है ना ये? Yes, I sir. don't need to write this. You have all the books, you know. ये देखो ऐसा है और दूसरा बस ऐसा है। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट्स नॉट करेक्ट और नॉट? ये 10 नहीं है, 1 है ना, यही है। अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बेटा नाइट्रोजन की पोजीशन बताओ तो इन द, इफ यू इट इज क्लियर। आपको बेटा क्लियर है? कोई मोबाइल पे तो नहीं देख रहा यार? ठीक है, देखो मोबाइल पे देखोगे तो बहुत छोटा दिखेगा यार, सॉरी फॉर इट। दिख रहा है क्या बेटा? एडेनाइन के ऊपर अगर आपको देखा कि मैं अगर नाइट्रोजन के बारे में पूछूं कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, विल सी इन ना, थोड़े से बड़े डायग्राम हम लोग देखेंगे डीएनए के वक्त में। नो वरी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये क्वेश्चन वहां पे लेते हैं। बट क्या आपको ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना? ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई जो मैंने बतानी चाहिए यहाँ पे? Yes, sir. पक्का? तो बढ़िया है, बता, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है बेटा। सो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स आर मॉलिक्यूल्स comprised of a sugar molecule, ठीक है, ए फॉस्फेट यूनिट एंड ए नाइट्रोजनस बेस। इसमें तीन चीजें होती है। अगर हम फार्मूला वाइज देखें कि न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज, देखो इसमें एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडीन्स आर द न्यूक्लियोसाइड्स। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस, बड़ा ध्यान से अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस द फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड, साइड वाला, और फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा सर, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? ओके, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। शुगर कौन सा? वो भी लिख देते हैं, पेंटोज शुगर। इट्स अ पेंटोज शुगर। So it has this one, pentose sugar, nitrogenous base plus pentose sugar. So अगर हम इसी को लिखे फिर से तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस द फॉस्फेट ग्रुप। करेक्ट है? ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है बेटा, ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है, इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं? उसे मैं एडिनोसाइन बोलता हूँ। एडेनाइन इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा। एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमाइडाइन, यूरिडिन, साइटिडिन। तो प्यूरिन्स को हम साइन साइन बोलते हैं और पेरिमिडिन्स को हम लोग डिन डिन बोलते हैं। दिख रहा है क्या आपको? यस सर, है ना, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, एडेनाइन ग्वानिन से बना हुआ, एडेनोसिन, ग्वानोसिन। मतलब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एडेनिन के साथ में पेंटोज शुगर अटैच किया तो मैं क्या कहूंगा? तो आंसर आता है एडेनोसिन, है ना। ग्वानिन के साथ में अगर मैंने पेंटोज शुगर अटैच किया तो मैं क्या कहूंगा? तो आंसर आता है ग्वानोसिन। इतना क्लियर है? इन सेम मैनर अगर हम थाइमीन के साथ बेटा पेंटोज शुगर ऐड कर दे तो उसको मैं क्या बोलूंगा? थाइमीडिन। ठीक है, वही चीज अगर मैं यूरासिल के साथ बोलता हूँ तो बोलते हैं यूरिडिन, एंड साइटोसिन के साथ बोलता हूँ तो साइटिडिन। दैट्स इट, इजी। तो व्हाट आर दीज? दीज आर द न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है। ठीक है, अब मैं आप सबसे एक चीज बोलूंगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कौन बताएगा क्या मतलब होगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट।
प्यूरिन है जिसपे फॉस्फेट। एक एडेनिन है, एक शुगर है और उसको एक फॉस्फेट है, समझ रहे हो? यस सर। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कितने लोगों को समझ में आ रहे? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनाइन है, फॉस्फेट शुगर है, सॉरी पेंटोस शुगर है एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया, तो ये हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बेटा ये जो आप बार बार ये जो है ना एटीपी एटीपी बोलते हो, ये क्या है फिर? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बढ़िया, मतलब एटीपी मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है ना यार? यस सर। हाई एनर्जी वाला। अच्छा, यस सर। क्या बात है, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, है ना? तो न्यूक्लियोटाइड में, है ना, न्यूक्लियोटाइड जब भी ये नाम बोलोगे दे आर ऑल मोनोफॉस्फेट्स, जितने भी न्यूक्लियोटाइड है ऑल आर मोनोफॉस्फेट, क्लियर है? all the nucleotides are monophosphate because they have a single phosphate attached to a side nucleoside, है ना? nucleoside plus है ना, ठीक है, a phosphate group is called as the nucleotide, ठीक है? So if I will write down this one AMP GMP TMP CMP, नाम बताओ इनके क्या होगा? UMP, क्या क्या नाम है बताओ, ये क्या है? सारे न्यूक्लियोटाइड है बेटा। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और ये क्या है? गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये क्या है? थायमाइडाइन मोनोफॉस्फेट और ये क्या है? यूरेटेन मोनोफॉस्फेट ये हो गया। यूरेटेन मोनोफॉस्फेट। क्या बात है, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, खतरनाक लेवल का भाई, गजब हो गया ये तो। सो बेटा ये बहुत नॉर्मल है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोफॉस्फेट एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। I can have the GTP, you know GTP। अरे ये क्या है GTP? सर GTP हो सकता है, हाँ हो सकता है। ATP, हाँ ATP तो होता ही, ATP सुनते हो आप लोग, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? बहुत ही बढ़िया है यार, ये तो इजी है, कुछ भी नहीं है ना? तो आपको अंदर बेटा जो है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वही है यहाँ पे बस खास बात। देखो न्यूक्लियोसाइड का मतलब है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। नाउ यहाँ पे सब बेटा अगर ध्यान से देखें तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ये है मेरे प्यारे बच्चों पेंटोस शुगर, ठीक है? ये है मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजनस बेस और ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर इसी फॉस्फेट को एक और फॉस्फेट लगा दूं तो इट बिकम्स डाइफॉस्फेट, ठीक है? और अगर मैं तीन और एक फॉस्फेट लगा दूं तो ट्राइफॉस्फेट। यही तो होता है और क्या है, यही बॉन्ड ब्रेक होता है, एनर्जी रिलीज होती है, आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, एनर्जी यूज हो रही है। नाइट्रोजनस बेस दिखा है। हाँ बोलना, आगे बोल। सर यहाँ पे कौन सा वाला नाइट्रोजन बेस दिया? इस डायग्राम में जो नाइट्रोजन पहचान कौन है? एक तो सादी बात तो बता सकते हैं, प्यूरिन है कि पिरिमिडिन है, ये तो बता सकते हैं। प्यूरिन है ना? नॉर्मली बेटा आपको जब भी बुक्स में डायग्राम देखने को मिलते हैं वो एडेनोसिन के होते हैं, कभी भी देखना, क्योंकि देखो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ाने के लिए लोगों ने डायग्राम्स बना के रखे हुए, तो वही छाप देते हैं यहाँ पे। यस और नो? एनीवे सी दिस वन अगेन बेटा, फिर से एक बार वंस मोर वही डायग्राम आपको दिखाई दे रही है आपके सामने है बेटा। दिस इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इन फ्रंट ऑफ यू, यस और नो? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट्स सिंपल। बट दोनों में फर्क है, ये जो डायग्राम और ये जो डायग्राम है इसमें एक डिफरेंस है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स? देयर इज अ सिंपल दो में देखो, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट में OH। सर एक ऑक्सीजन नहीं है सेकंड में। बिल्कुल, यहाँ पे बेटा सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं इसको बोलता हूँ डीऑक्सीराइबोज। और ये क्या है बेटा? राइबोज। तो मैं दोनों के नाम बता दूं, ये है बच्चों, इसका नाम है AMP
बोलो AFP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन Adenosine मोनोफॉस्फेट। बट इसको मैं क्या बोलता हूँ? ओह माय गॉड, किधर गया यार? उसको मैं बोलता हूँ मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी एडेनोसिन। यस, इसको मैं बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ओए आजा यार, आजा यार, किधर गया यार तू? आजा ना बेटा। ये देखो, इसको मैं बोलता हूँ DAMP, अ शॉर्ट फॉर्म। जब भी मैं DAMP बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए सर ये DNA में है। तो मैं सबसे एक पूछना चाहूंगा, क्या मैं ऐसा कभी लिख सकता हूँ? क्या ना है? No, sir. नो, बिल्कुल नहीं। और क्या मैं ऐसा कभी लिख सकता हूँ? नो सर। क्या बात है, ठीक है। तो थाइमाइन जो होते हैं वो हमेशा बेटा डीऑक्सी शुगर के साथ कंबाइन होते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली सेल्स में बेटा हम लोग इन दो चीजों को यूज नहीं करेंगे। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? Because uracil is only found in the RNA, so it can be found in only this format, UMP, uridine monophosphate. और DNA में क्योंकि थायमीन मिलता है, इसीलिए हमें बेटा ये चीज जो है ऐसे देखने को मिलेगी, DTMP, that is what the deoxythymidine monophosphate। क्लियर है क्या? सर ये एक बार वापस एक्सप्लेन करें। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन मेरा है, क्या DNA में यूरेसिल मिलता है? क्या DNA में यूरेसिल होता है? नहीं होता। नो सर। अगर DNA में यूरेसिल नहीं होता तो ये डीऑक्सी वाला जो है, DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में है RNA और DNA में। पहला तो है उनका, यहाँ पे RNA में होता है राइबोस शुगर और DNA में होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये पहली चीज है, ठीक है। RNA में होता है राइबोस शुगर और DNA में होता है डी राइबोस शुगर। और इसीलिए DNA के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनको मैं DAMP, DGMP, DTMP, DCMP ऐसा बोलता हूँ। क्या मतलब है? डी है ना, ऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यस, बट क्या मैं ये बोल पाऊंगा डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट? नो सर, समझ। हाँ, बस यही तो पॉइंट है। तो सेम वे मैं DMP भी जो बोलता हूँ ना, आपने तो बड़ा जोर जोर से बताया था, बट वो किस तरह से रॉन्ग है। थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, नो, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं है। हाँ, DTMP मिलता है बट TMP नहीं। वैसे ही बेटा UMP मिलता है बट DUMP नहीं। इज इट क्लियर? यस। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे इस चीज को रोकते हैं और इसी चीज से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसी चीज से हम लोग शुरू करेंगे। याद रखना ये बेसिक्स है, इसको मैं यूज करूंगा फॉर द स्टडी ऑफ द प्रोटीन्स, फॉर द स्टडी ऑफ द व्हाट यू आर एंजाइम्स, फॉर द स्टडी ऑफ दिस DNAs एंड इसके जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, सारी चीजों के लिए बेटा हम लोग इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बात बता दूं, ये थोड़ा Bye, अपलोड sir. होने में ना, अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पहली एकदम क्लास होती सर, वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से भेजे यार? ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा, आप बुक पढ़ो। ठीक है, आई जस्ट रिकमेंड इट। बुक्स पढ़ने में बहुत फर्क होता है, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ। NCERT। हाँ बिल्कुल, NCERT पढ़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? थैंक यू। ओके सर। गुड नाइट।